घटना चक्र 2023 सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल। इसमें भारत का भूगोल पहला चैप्टर है सामान्य परिचय क्षेत्रफल। सीधे प्रश्नों में चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि छठा नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा कथन है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये दूसरा कथन सही है। तीसरा है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये कथन भी सही है। और चौथा कथन है भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये चौथा कथन गलत है। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 एवं 4 गलत हैं। 1 एवं 4 गलत हैं। कथन 2 एवं 3 सही हैं, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो कि अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सही है? तो इसमें भारत विश्व का पांचवा बड़ा देश है। ये गलत है, क्योंकि 5वां नहीं है, 7वां है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। ये दूसरा कथन सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में है। ये गलत है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये कथन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो कि मकर रेखा है, इसके बीच ही उष्णकटिबंध होता है। तो कथन 1 और 3 गलत हैं। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अतः 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। इसमें भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। बी ऑप्शन सही है। इसमें भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। यह 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। भारत में लगभग कितने गाँव हैं? तो इसमें है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी विकल्प सही नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,932 है। अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये सही है आपका। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों में है। ये भी सही है। और भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है। ये भी सही है। और भारत में चौथा कथन जो है भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये वाला गलत है। इसकी व्याख्या है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तर तक तथा देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसमें है पहला कथन, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये सत्य है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, यह भी सत्य है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सत्य है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है क्योंकि मिजोरम में नहीं होता बल्कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो इसमें इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार, इसके प्रश्नों में चलते हैं। भारत विस्तृत है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसकी व्याख्या है, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। कर्क रेखा भारत को लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो राजस्थान से होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। अगला प्रश्न है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है बी ऑप्शन जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ पे 4 जो जिलों के नाम है राजस्थान के, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर और नागौर। इन 4 जिलों में से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। ये राजस्थान विशेष का प्रश्न है, अन्य राज्यों के लिए उतना उपयोगी नहीं है प्रश्न। अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित से होकर गुजरती है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया था। हाँ, भारत एवं कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, अगला चैप्टर है भारत एवं कर्क रेखा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें है बी ऑप्शन झारखंड। इसको प्रश्न काल में मतलब बिहार झारखंड एक में थे, तब बिहार से गुजरती थी। अभी वर्तमान में झारखंड, जब से झारखंड और बिहार का विभाजन हो गया है। कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उसे मैप में देख के समझा जा सकता है, लेकिन एक ट्रिक भी है जिससे हम याद कर सकते हैं इसको। कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, अर्थात कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश मित्र पर मिजोरम और त्रिपुरा, मित्र से हो गया मिजोरम और त्रिपुरा, पर से आपका पश्चिम बंगाल और राजस्थान हो गया, गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया, और झार से झारखंड हो गया। तो इस प्रकार कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है और 8 राज्यों को ऐसे याद किया जा सकता है, कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार। तो इन 8 राज्यों के नाम हो गए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयोग दिए हुए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था, तत्कालीन परिस्थितियों में भी उत्तर सही था। आगे है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसमें कोड लगा देंगे, कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार। तो ग से गुजरात, गमछा गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, गमछा, झार से झारखंड। अर्थात कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ज़्यादा अच्छा तरीका तो यही है कि मैप का अच्छे से अवलोकन किया जाए, लेकिन यदि नहीं हो पाता है तो इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है तो इन सभी से मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम
मित्र कर्क रेखा मित्र मिजोरम त्रिपुरा, पर से हो गया पश्चिम बंगाल राजस्थान, और गमछा से हो गया गुजरात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। अगला है प्रश्न, कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बी ऑप्शन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह है झारखंड। निम्नलिखित में से यहाँ पे 4 राज्यों के नाम हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो इन चारों में से झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर राज्यों के नाम है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मिजोरम राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? यहाँ पे 4 विकल्प हैं, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो यहाँ पे निकटतम दूरी बी ऑप्शन गांधीनगर की है, कर्क रेखा से निकटतम दूरी। और इस प्रश्न को हल करने के लिए इन चारों के अक्षांश याद करने होंगे। और कर्क रेखा तो 23.5 उत्तरी अक्षांश पर है ही। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो इन सब को 23.5 डिग्री से घटाने पर समझ में आता है कि दूरी के अनुसार उपर्युक्त में से कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर। इसमें भी वही बात है कि सभी नगरों की अक्षांशीय स्थितियाँ ज्ञात होनी चाहिए। दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट के मध्य उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जोधपुर 26 डिग्री से 27 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश, और नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री है, अतः उपर्युक्त में से कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये है आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा तो कर्क रेखा पे ही हैं, ये तो कर्क रेखा पे ही हैं। तो जो कर्क रेखा पे नहीं है वो बचा मणिपुर, तो यही कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होगा। अगला प्रश्न है, जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो यहाँ पे चार शहरों के नाम हैं, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली। यहाँ पे डी ऑप्शन है उत्तर दिल्ली। सूर्य, इसकी व्याख्या है, सूर्य के उत्तरायण अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे ऊपर है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। तो यहाँ पर भी वही बात है कि सभी शहरों की अक्षांशीय स्थिति ज्ञात होनी चाहिए। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश और वाराणसी 23 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। उपर्युक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसमें है ये माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब अगला चैप्टर है मानक समय। इसमें चलते हैं सीधे प्रश्नों में। प्रश्नकोश, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। भारतीय मानक समय के अनुसार अर्धरात्रि है और सुबह का 6 बज रहा है, तो सीधी बात है कि भारतीय जो मानक समय है 82.5 डिग्री, उससे वो पूर्व में है। और
इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका डिफरेंस निकालेंगे 6 घंटे का डिफरेंस है और 1 घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस आता है, तो 6 घंटे में 90 डिग्री, और वो पूर्व में है। ये 6 घंटे में 15 गुणे 6 इक्वल टू ये 90 अंश हो गया। ये हो गया 15 गुणे 6 इक्वल टू 90। तो 90 डिग्री ये और अधिक पूर्व में होगा भारतीय मानक समय से। तो हमारा भारतीय मानक समय है ये 82.5 यामोत्तर। तो 82.5 में हम ये 90 जोड़ देंगे, 82.5 में 90 जोड़ देंगे और जो आएगा वही वो स्थान है, वही स्थान है जहाँ पे मानक समय 6 घंटा आगे, मतलब जब अर्धरात्रि है भारतीय समय के अनुसार। सॉरी, थोड़ा गलती से ये टच हो गया स्क्रीन पे। हाँ, ये रहा। ये रहा। आगे अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? तो वो है आपका 2 घंटा। गुजरात का देशांतर, इसकी व्याख्या है, गुजरात का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तथा अरुणाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार 91 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अतः गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरी अंतर 29 डिग्री 26 मिनट है। चूँकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 26 मिनट गुणे 4 इक्वल टू 118 मिनट, अर्थात लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा कथन है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इसमें 2 और 3 सही हैं और पहला गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये IAS का क्वेश्चन है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही टिपिकल है। इसमें सबकी अक्षांशीय स्थितियाँ याद करनी होंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो इसमें 4 शहर हैं, रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। इसमें रीवा भारतीय मानक समय IST देशांतर के सबसे निकट रीवा है। वैसे ये मध्य प्रदेश विशेष का प्रश्न है, अन्य राज्यों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। फिर भी इसकी व्याख्या देखते हैं। मानक समय के निकटता के संबंध के विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति इस प्रकार है। इसमें रीवा की स्थिति, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद सभी की स्थिति दिया हुआ है और फिर उसकी तुलना की जाएगी भारतीय मानक समय से और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसमें 92 हमारी जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो पहले तो 92 से 82.5 घटा देंगे। ये 92 से सबसे पहले 92 से 82.5 घटाएंगे, ये आया 9.5 डिग्री। ये 9.5 डिग्री आया। एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 9.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 38 मिनट का अंतर होगा। 38 मिनट का अंतर होगा तो ये 10 बजे हैं तो 10:38 पूर्वाह्न होगा उस समय। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 120 पूर्वी देशांतर पर हमारा जो भारतीय यामोत्तर है 82.5 डिग्री है और ये उसके भी पूर्व में है, तो
उससे तो अधिक ही समय होगा क्योंकि पूर्व में समय आगे होता है। तो मध्याह्न है तो 12 से तो ज़्यादा बजेंगे, तो ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद क्या करना है कि इस 120 में 82.5 घटाएंगे। 120 में 82.5 घटाएंगे, आया 37 डिग्री 30 मिनट। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है तो 37 डिग्री 30 मिनट में 4 का गुणा करेंगे, 150 मिनट का डिफरेंस आया। 150 मिनट मतलब 2 घंटे 30 मिनट। और भारतीय मानक समय में 12 बजे हैं, तो 12 में 2.5 घंटे जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 2:30 आएगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, मतलब आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर है उसे याद करने का एक तरीका है। वैसे तो इसका सही तरीका यह है कि मैप का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए, लेकिन फिर भी एक ट्रिक है कि अंधा माही उड़ा छतरी उत्तर के यामोत्तर में। तो अंधा से हो गया आपका आंध्र प्रदेश, अंधा माही उड़ा छतरी उत्तर के यामोत्तर में, तो अंधा से तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और माही से हो गया आपका मध्य प्रदेश, उड़ा से हो गया आपका उड़ीसा, छतरी से हो गया छत्तीसगढ़, उत्तर से यानी जो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर के यामोत्तर में यानी यामोत्तर रेखा की बात कर रहे हैं। यदि रेखा का नाम अपने ट्रिक में नहीं जोड़ेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मित्र पर गमछा झार किस रेखा के लिए है और ये अंधा माही उड़ा छतरी किस रेखा के लिए है। इसलिए यामोत्तर जो शब्द है वह केवल इसलिए है कि हम समझ सकें कि अंधा माही उड़ा छतरी किस रेखा पर स्थित राज्यों को याद करने की ट्रिक है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है। तो इसमें है नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। इसमें इलाहाबाद नैनी के पास से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा जो है वो इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो वही आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर या 82.5 पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है। तो इलाहाबाद अर्थात इलाहाबाद के समीप नैनी से लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है +5.5 घंटे। +5.5 क्यों? क्योंकि हम जो GMT है उससे जो भारतीय मानक समय है वो पूर्व में है और पूर्व में समय आगे चलता है, तो ये 5.5 घंटे आगे है GMT से हमारा टाइम भारतीय मानक समय, इसलिए +5.5 घंटे। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में +5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है और आपका गुजरात अपेक्षाकृत पश्चिम में है, तो पश्चिम में है तो सूर्योदय वहाँ पे देर से होगा, 7 बजे होगा। अरुणाचल प्रदेश तिरप 95 डिग्री 31 मिनट और गुजरात कांडला 70 डिग्री 11 मिनट में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय 7 बजे प्रातः होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो ये है आपका 4 यहाँ पे शहर हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे। सही उत्तर है बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरी विस्तार 67 डिग्री 5 मिनट पूर्व से 50 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्व के मध्य है। वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो ये एक्चुअली IAS के क्वेश्चन है और इसको हल करने के लिए सभी शहरों की देशांतरी विस्तार याद होना चाहिए। अगला चलते हैं, अगला चैप्टर है दूरस्थ बिंदु।
भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट पर। इसकी व्याख्या है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? बी ऑप्शन, बड़ा निकोबार। अगला प्रश्न है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसमें है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। सुदूर पश्चिम बिंदु जो है पूर्व गुजरात में है और कितने में? 68 डिग्री 7 मिनट पे। और यही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भी है। भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु 23 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुहार मोती गुजरात में है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इसमें है 4 नगर हैं, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बंगलुरु। तो इन चारों में सबसे अपेक्षाकृत सबसे पूर्व की ओर आपका लखनऊ होगा। और इन सब की अक्षांशीय स्थितियाँ भी याद करनी होंगी। इसके लिए कितने अक्षांश और किस देशांतर स्थिति याद करनी होगी। पूर्व पश्चिम का आकलन हम देशांतर से करते हैं और उत्तर दक्षिण का अक्षांश से आकलन करते हैं। तो इसके लिए इन कौन सबसे ज़्यादा पूर्व में है, इसको समझने के लिए देशांतर इनके याद होने चाहिए। IAS का प्रश्न है, इसलिए जटिल भी है। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो स्थान है कन्याकुमारी। भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। अब है सीमावर्ती देश। सीधे प्रश्न कोश में चलते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, इसे देख लेते हैं। देश का नाम, सीमा की लंबाई और सीमा से संबद्ध भारतीय केंद्र शासित प्रदेश। तो इस टेबल का अवलोकन थोड़ा कर लेते हैं। ये सेकंड कॉलम में है सीमा की लंबाई। तो सबसे ज़्यादा, और ये जो है अवरोही क्रम में दिया हुआ है। सबसे जो बांग्लादेश की सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो बांग्लादेश जो है सबसे ऊपर दिया हुआ है, 4096 किलोमीटर इसकी सीमा है। बांग्लादेश से कौन कौन से हमारे राज्य जुड़ते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका सबसे उचित और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसको मैप में इसका भारत के नक्शे का अच्छे से अध्ययन किया जाए। लेकिन फिर भी एक ट्रिक है इसे याद करने की कि बांग्लादेश अब मित्र में। तो अ से हो गया असम और ब से हो गया बंगाल। पश्चिम बंगाल का केवल बंगाल लिया गया। ब से हो गया बंगाल। अब मित्र में मिजोरम, त्रिपुरा और में से मेघालय। तो बांग्लादेश अब मित्र में। चीन लद्दाख, चीन से लगी हुई सीमा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान का है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो पाकिस्तान को याद करने के लिए पंगुराजल पाकिस्तान, इसका ट्रिक है याद करने का, पंगुराजल पाकिस्तान। तो पंग से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात, पंगु, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर और ल से लद्दाख। पंगुराजल पाकिस्तान। नेपाल, ऊपर बिसी खंड नेपाल, ऊ से ऊपर बिसी खंड नेपाल, ऊ से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, सी से सिक्किम, खंड से ऊपर बिसी खंड नेपाल, ऊपर, अच्छा ऊ से उत्तर प्रदेश, प से पश्चिम बंगाल, ऊपर बिसी खंड नेपाल, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड। ऊपर बिसी खंड नेपाल, तो ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश और प से हो गया पश्चिम बंगाल ऊपर, बी से हो गया बिहार, बिसी
सी से सिक्किम बीसी और खंड से उत्तराखंड, ऊपर बीसी खंड नेपाल, पंगुराजल पाकिस्तान, बांग्लादेश अब मित्र में, और हिमाचल प्रदेश का भी, सॉरी चीन का भी एक ट्रिक है जो अभी अभी मेरे माइंड से स्लिप कर गया है, याद नहीं आ रहा है मुझे, जैसे मुझे याद आएगा मैं बता दूंगी। हाँ, आगे है म्यांमार। म्यांमार से सटी हुई जो सीमा रेखा है वो 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार से जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो म्यांमार को वर्मा भी कहते हैं। तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है, मामी वर्मा आना, मामी वर्मा आना, मामी। तो मामी से हो गया मणिपुर और मिजोरम, मामी वर्मा, वर्मा यानी वर्मा का ये कोड है, म्यांमार को वर्मा भी कहते हैं, वर्मा यानी वर्मा का ये कोड है। आना, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, आ से असम नहीं है, यह मामी वर्मा आना में ये ध्यान रखने की बात है कि आ से असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, और ना से नागालैंड। भूटान, इसका ट्रिक है भुट्टे के आसिक आप, भुट्टे से हो गया भूटान, आसिक, आ से अरुणाचल प्रदेश और सी से सिक्किम, आसिक आप, आ से असम और प से पश्चिम बंगाल, भुट्टे के आसिक आप, आसिक से हो गया अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, आप से हो गया असम और पश्चिम बंगाल, भुट्टे के आसिक आप। और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की सीमा सिर्फ एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा भी है ये। सबसे बड़ी सीमा की बात करेंगे तो वो आपकी बांग्लादेश से लगती है और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान से सिर्फ 106 किलोमीटर लगती है। तो अब आगे चलते हैं, इसके प्रश्नों में चलते हैं। हाँ, पहला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट चुनना है। तो पहला कथन है असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो भुट्टे के आसिक आप, उसमें भी असम है, बांग्लादेश अब मित्र में, उसमें भी असम है। तो इस प्रकार से पहला कथन आपका सही है, पहला कथन सही हो गया। और है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, भुट्टे के आसिक आप में भी पश्चिम बंगाल है और ऊपर बिसी खंड नेपाल, ऊपर बिसी खंड नेपाल में भी प जो है वो पश्चिम बंगाल के लिए ही है, तो ये भी सही हो गया। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो बांग्लादेश अब मित्र में, वहाँ भी मी से मिजोरम है, और मामी वर्मा आना, तो वहाँ भी मिजोरम है, तो इस प्रकार से यह भी सही है। तो ये उपर्युक्त तीनों कथन इस प्रकार से सही हो जाते हैं। आगे तो इसमें है ए, यानी 1 2 3 तीनों सही है। अब मानचित्र का अध्ययन करने के लिए भी दिया है और सबसे सही तरीका तो यही है कि मानचित्र का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया जाए, लेकिन यदि नहीं हो पाता है तब इन ट्रिक्स का प्रयोग किया जा सकता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो देखते हैं, बांग्लादेश अब मित्र में, तो मणिपुर की नहीं मिलती है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की मिलती है। अब मित्र में, तो मित्र मिजोरम, त्रिपुरा, में से मेघालय। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश अब मित्र में, तो यह है आपका आ से हो गया असम और बा से हो गया बंगाल, यहाँ पश्चिम का पा नहीं लिया गया, बंगाल का बा लिया गया। अब मित्र तो मिजोरम, त्रिपुरा, में मेघालय, बांग्लादेश अब मित्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? बांग्लादेश अब मित्र में, तो नागालैंड नहीं है, नागालैंड नहीं बनाता है। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारत के राज्य फिर से कोड लगा देंगे, बांग्लादेश अब मित्र में, और जिस ऑप्शन में ये सारे होंगे, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, यही सही है, बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए ये राज्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती? तो भुट्टे के आसिक आप, तो भुट्टे के आसिक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आप असम
पश्चिम बंगाल, मेघालय से नहीं मिलती हैं। तो इसकी व्याख्या है, भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान, अच्छा, मेघालय की सीमा बांग्लादेश अब मित्र में से मेघालय, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की 267 किलोमीटर स्पर्श करती है, असम राज्य करता है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 और सिक्किम की सिर्फ 32 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। आगे है, निम्न राज्यों में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं बांटता है? तो भुट्टे के आशिक आप, तो इसमें हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम हो गया। बिहार नहीं है इसमें, बिहार साझा नहीं करता भूटान के साथ सीमा। अगला प्रश्न है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में पहली बात तो ये कि ये करंट अफेयर है और वर्तमान में बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, इसलिए इसके बारे में सोचना भी फिजूल है। अगला है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो यह है आपका मामी वर्मा आना, आना एक ही आ है और वो अरुणाचल प्रदेश के लिए है, असम के लिए नहीं है। म्यांमार वाले ट्रिक में ये ध्यान देने की बात है। तो म्यांमार से कौन सी स्पर्श करती है? तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर सीमा साझा करती है म्यांमार के साथ। म्यांमार और मतलब अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा 520 किलोमीटर, म्यांमार और नागालैंड के बीच 215, मणिपुर के मतलब म्यांमार की मणिपुर से सीमा 398 और म्यांमार की मिजोरम से 510 किलोमीटर है। ऐसे राज्य हैं जिनकी ये सब म्यांमार को स्पर्श करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में म्यांमार की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? तो मामी वर्मा आना, तो मामी वर्मा आना और आ जो है वो असम के लिए नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के लिए है। ये मैं बार बार ऐसा बोल रही हूँ। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंगुराजल पाकिस्तान, इसमें भी ऑप्शन है। पंग से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म है, तो ऊपर बीसी खंड नेपाल, तो हो गया बिहार सिक्किम, बीसी से हो गया बिहार सिक्किम। तो ये जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ बिहार सिक्किम राज्य युग्म, नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो यह है आपका डी ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी, मात्र 106 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा है जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा किया गया है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? अरे वही आपकी भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये है आपका अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है और इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का भारत तथा पाकिस्तान के मध्य
सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। कौन से दो देशों को मैक-मोहन रेखा विभक्त करती है? तो ये मैक-मोहन है भारत और चीन। ए ऑप्शन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा। इसकी व्याख्या है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैक-मोहन या मैक-मोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो यह है आपका मैक-मोहन रेखा। व्याख्या उपर्युक्त की देखना है। मैक-मोहन रेखा सीमा बनाती है। ए ऑप्शन भारत और चीन के बीच। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसमें पाक जलडमरू मध्य है और साथ में मन्नार की खाड़ी भी है। मन्नार की खाड़ी द्वारा भी भारत और श्रीलंका अलग होते हैं। पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो वो है सिक्किम। भारत के मानचित्र के अध्ययन से सुस्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं। अगला प्रश्न है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसकी व्याख्या है त्रिपुरा राज्य पूर्णतया उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी सबसे कम से ज़्यादा की तरफ। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भाई बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा है। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये ज़्यादा और कम वाला तो कॉमन सबको याद ही रहता है। तो आरोही क्रम है तो जो सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश लास्ट में होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए। बचा नेपाल। तो मतलब यहाँ पे जो चार देश हैं इनमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा साझा होती है 4096 किलोमीटर। इसके बाद सेकंड नंबर पे है चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है। तो इस प्रकार से कुल सीमा साझा 15,106.7, इसको जो है 15,200 मोटा मोटी 15,200 कह सकते हैं। कहीं कहीं पे मिलता है 15,200 किलोमीटर। तो प्रश्नानुसार आरोही क्रम हो गया नेपाल, पाकिस्तान, चीन तथा बांग्लादेश। अगला चैप्टर है भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। इसमें चलते हैं सीधे प्रश्न कोश में चलते हैं सीधे। हाँ, पहला प्रश्न है भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भारतीय स्थलपिंड सरका है उत्तर को। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े हुए थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर को विस्थापित हुआ। भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो इसमें है ए ऑप्शन चार प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। यह है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है एनसीईआरटी के अनुसार। मतलब प्राकृतिक प्रदेश अगर पूछा जाए कि भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है तो 4, और कितने उपभौतिक भू आकृति प्रदेशों में बांटा गया है तो आंसर हो जाएगा 6 एनसीईआरटी के अनुसार। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई भाग में। इसकी व्याख्या है
पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में यानी जल स्रोत में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, इसके बाद जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। तो इसमें जो है पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये आपका सही है, सही है ये। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये वाला कथन भी सही है। और तीसरा, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई, ये कथन भी सही है। और चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ये गलत है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट तथा यूरोपीय प्लेट के अभिसरण से हुई है, उसमें चीनी प्लेट का कोई योगदान नहीं है, इसलिए चौथा कथन गलत है। चौथा कथन गलत है, इसलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शायी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में ही हुई है, अतः कथन 2 भी सही है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा, बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, अतः कथन 4 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें पहला है आपका, बहुमुखी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये आपका सही है। दूसरा कथन है, हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित अर्थात फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये कथन भी आपका सही है। इसके बाद है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ, ये गलत है। और चौथा, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत्तम भंडार हैं, ये आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। बहुमुखीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ओके, अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। और सूची 2 में है उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन और क्रिटेशियस, आदि नूतन, कैम्ब्रियन और अत्यंत नूतन। तो दक्कन ट्रैप आपका जो है वो क्रिटेशियस आदि नूतन का है, और अरावली प्री कैम्ब्रियन है, और पश्चिमी घाट आपका इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुई। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में हुई, और अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुई। ओके, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। इसकी व्याख्या है, केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र और मध्य भारत क्षेत्र। तो इसमें मरुस्थल है सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंध द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इस पे 4 विकल्प हैं, मुंगेर, रोहतास, जमुई और नवादा। तो इसमें बी रोहतास नहीं है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला, अर्थात मुंगेर, जमुई और नवादा हैं। ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है, इसलिए अन्य राज्यों के लिए उपयोगी नहीं है। इसकी व्याख्या है, बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो यहाँ पे 4 चट्टान प्रणालियाँ हैं, विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो इसमें नवीनतम है गोंडवाना। इसकी व्याख्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें किसमें विंध्यन क्रम के चट्टानों में चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो इस प्रकार से सबसे प्राचीन चट्टानें हुई धारवाड़, इसके बाद कुडप्पा, इसके बाद विंध्यन और सबसे लास्ट में गोंडवाना। इसके क्रम को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है कि इसको याद कर सकते हैं, धाकु वीगो। तो धा से धारवाड़, कु से कुडप्पा, वी से विंध्यन और गो से गोंडवाना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो भैया इसमें कथन है आपके, ए असत्य है और एक पहला असत्य है, दूसरा सत्य है। पहला क्या है, जेडी नाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। यह गलत है। सही क्या है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। ये वाला सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है और भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया गया है। तो ये जो पहला वाला कथन है कि जेडी नाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए विशेष भूगर्भिक समय तैयार किया, तो ये गलत है। जेडी नाना ने नहीं किया। ये जो भी है विशेष भूगर्भिक समय मापक जो तैयार किया गया वो जेडी नाना द्वारा नहीं तैयार किया गया, वरन टी.एस. हॉलैंड द्वारा तैयार किया गया। इसीलिए पहला कथन गलत है। अगला है, गंगा के मैदान को एक के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में? कार्स्ट प्लेन के रूप में। गंगा के मैदान को एक कार्स्ट प्लेन के रूप में वर्णित किया गया है। सी ऑप्शन। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये मैप है और इसमें ये सारी श्रेणियां हैं। पीडीएफ में उतना क्लियर भी नहीं है।
प्रश्न कोश में चलते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कूट से करना है। तो इसमें पहला कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। सही बात है, सही है कथन। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हिमालय की नदियां सतत वाहिनी है, इसमें मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून का कोई योगदान नहीं है। बात सही है लेकिन उसका योगदान नहीं है, वो सतत वाहिनी होने का कारण नहीं है, इसलिए उसमें कार्य कारण संबंध नहीं है। इसकी व्याख्या है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है, अतः कथन कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है और कूट से चुनना है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं, सत्यवचन। और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में है, यह भी सत्यवचन। और इसमें कार्य कारण संबंध है, क्योंकि वो सतत वाहिनी इसीलिए हैं क्योंकि उनका स्रोत हिमानियों में है। ओके, उपर्युक्त व्याख्या देखें, कर दी हमने। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है, शिवालिक सबसे नवीनतम है। इसका देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय बृहत हिमालय सबसे प्राचीन, गलत जगह कॉमा लगा है। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ये आलिगोसीन युग मतलब 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी, ये मध्य मायोसीन मतलब मायोसीन युग में है। और शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग में है। और बृहत लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ। ओके, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो पहला कथन है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सही बात, मतलब पहला कथन सही है। दूसरा, गंगा सिंधु मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। यह भी सही है कथन। तीसरा, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। यह कथन भी सही है, डी ऑप्शन। ओके, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु, गंगा एवं उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। मतलब पश्चिम में सिंधु से लेकर पूर्व में तिस्ता नदी के बीच जो हिमालय के गिरिपद वाला हिस्सा है वो आपका भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं?
तो हिमालय का हिस्सा हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक युग में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, इसमें स्टार दिया हुआ है, इसकी व्याख्या देखते हैं। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह है आपका कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय को अगर हम इस तरह से मतलब लंबवत इसको काटेंगे हिमालय को, तो इसके 4 भाग होंगे, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय और फिर नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु सतलज, इसके बाद सतलज काली, फिर काली तिस्ता और इसके बाद लास्ट वाला तिस्ता दिहांग। तो इसको ऐसे याद कर लें, पंकुनेसम यानी पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय क्रमशः। तो पंकुनेसम सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। तो कौन सा पूछ रहा है? कुमाऊं हिमालय। तो सतलज काली के बीच में होगा कुमाऊं हिमालय। पंकुनेसम, इधर पंकुनेसम और इस तरफ सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तिस्ता, तिस्ता दिहांग। तो पंजाब हिमालय हो गया सिंधु सतलज और कुमाऊं जो है सतलज काली और नेपाल काली तिस्ता और असम तिस्ता दिहांग के बीच में। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। इसकी व्याख्या है, भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में, भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तिस्ता के बीच, मतलब एक तो मतलब हिमालय के दक्षिण में गिरिपद में शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में और पश्चिम में सिंधु और इधर पूरब में तिस्ता के बीच जो मैदान फैला हुआ है वो जो है आपका भाबर मैदान है। इसकी चौड़ाई 816 किलोमीटर है। इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे गहरे खड्ड, इसमें देखेंगे यू घुमाव वाले नदी मार्ग, इसमें देखेंगे समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और इसमें भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता भी देखेंगे। तो उपर्युक्त में से कौन हिमालय के तरुण वलित पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? मतलब यहाँ जो 4 बातें हैं वो न केवल हम हिमालय में देखेंगे वरन कोई भी तरुण पर्वत हो, तरुण वलित मोड़दार यानी नवीन मोड़दार फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं उसका ये लक्षण है, उसके ये मतलब उसमें ये पाए जाते हैं गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ये किसी भी तरुण फोल्डेड माउंटेन में होंगे और चूंकि हिमालय भी वही है जो है तरुण मोड़दार पर्वत, इसलिए हिमालय में भी ये देखने को मिलता है। उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जाँच कीजिए। इसमें है पर्वत श्रेणियाँ हैं 1, 2, 3, 4। तो ये है आपका पहला वाला है आपका काराकोरम, इसके बाद है ये आपका लद्दाख है दूसरा वाला, और ये जास्कर है, और ये लास्ट वाला पीर पंजाल होगा, सी ऑप्शन। तो ये पूछ रहा है एक्चुअली, जांच कीजिए 1, 2, 3, 4 पर्वत श्रेणियाँ। तो एक हो गया आपका काराकोरम। जम्मू कश्मीर के दिए हुए उपयुक्त मानचित्र में 1, 2, 3, 4 पर्वत श्रेणियाँ इस प्रकार है। पहला है काराकोरम, दूसरा है 2 है लद्दाख, तीसरा है जास्कर और चौथा है पीर पंजाल। काराकोरम ओके, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। अगला है लघु हिमालय। तो इसमें देखने की बात ये है कि ये है आपका पहला वाला ये काराकोरम है, ये दूसरा वाला लद्दाख है, ये जास्कर है और पीर पंजाल है।
तो यदि हम इसे ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण भी ये क्रम बनेगा, मतलब सबसे ऊपर हो जाएगा आपका ये काराकोरम, इसके बाद लद्दाख सेकंड वाला, और ये जास्कर तीसरा वाला, और चौथा पीर पंजाल। तो उत्तर से दक्षिण ये क्रम बन रहा है, और ये आपका पूर्व से पश्चिम भी यही क्रम बन रहा है। पूर्व से पश्चिम भी देखेंगे तो यही क्रम, ये ऐसी ऐसी इसकी पोजीशन ऐसी है कि इसे उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो हम इसको ऐसे मान लेंगे उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो इसको यूं पूर्व से पश्चिम मान लिया जाएगा। इसके बाद है आपका हाँ, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय किसके, बृहद हिमालय और इस ट्रांस शिवालिक और महान हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। महान हिमालय